जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की जीके जीएस स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब टॉप 25 इंडियन आर्मी के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि टॉप 25 जो पूछे जाते हैं आर्मी परीक्षा में जाने का सपना है आप सबको आज बनाना है, पूरा अच्छा अपना स्कोर करना है। और 30 जनवरी आर्मी परीक्षा स्पेशल क्लास जो है आपके लिए ये रहने वाला है। तो क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाई जाती है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़े। 1 बजे जुड़िए जीके जीएस के लिए और शाम 7 बजे जुड़िए आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको यहाँ पे। ये क्वेश्चन किया गया है आपसे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बम। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। किसके द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया, कौन है जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। सभी लोग सही करेंगे और बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो जो परमाणु बम है इसका आविष्कार किया गया था देखो ऑटो हॉर्न के द्वारा। ऑटो हॉर्न के द्वारा जो परमाणु बम का आविष्कार हुआ था। याद रखिएगा यदि ऑटो हॉर्न ऑप्शन में ना देकर यदि आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर में भी दिया जाए तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, ये भी सही हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। यदि ऑटो हॉर्न की जगह रॉबर्ट ओपेनहाइमर दिया जाए तब पर भी आपका ये भी सही चला जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया इज द फेमस डांस ऑफ वेयर। गुजरात का, असम का, झारखंड का या फिर महाराष्ट्र का। जो डांडिया है यह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, सबको ही करेंगे और बताएंगे जल्दी से कि जो डांडिया है यह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जो डांडिया है यह देखो प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का। क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन ए गुजरात। डांडिया कहाँ का नृत्य है, तो यह नृत्य है आपका गुजरात का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ मिक्सचर। टीन, समुद्र, मृदा या फिर वायु। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक मिश्रण नहीं है। सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो करिए जल्दी से और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक मिश्रण नहीं है। समुद्री जल, वायु या फिर मृदा या टीन। तो यहाँ पे जो मिश्रण नहीं है वो है देखो आपका टीन। जो टीन है यह कोई प्रकार का मिश्रण नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों याद रखना मिक्सचर है, मिश्रण है, ये पूछा गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपसे ये वायु वाला पूछा जाता है कि वायु क्या है। तो याद रखिएगा वायु क्या है, तो वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय बैंकों की कहां अधिकतम शाखाएं हैं। वेयर आर द मैक्सिमम ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक्स। यूएसए, यूके, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। कहां पर जो है भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए सब कुछ बताएंगे और जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। सभी को करना है और बिल्कुल सही करना है, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय बैंकों की जो अधिकतम शाखाएं हैं कहां पे है, तो ये है यूके में। जिन्होंने भी आंसर किया बी को, यूके को, बिल्कुल सही बताया है। याद रखिएगा अगर यूके की जगह इंग्लैंड भी लिखा हुआ है तो ये भी सही होगा। ठीक है, यदि यूके की जगह इंग्लैंड लिख के दिया है तो ये भी सही है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है। देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। What should be the minimum age of an aspirant to contest the लोक सभा इलेक्शंस। 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति इच्छुक है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर किया बी को 25 वर्ष को, बिल्कुल सही बताया है। याद रखिएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या फिर लोकसभा का चुनाव की जगह आपसे पूछ देगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य या फिर लोकसभा का चुनाव, ये दोनों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए 25 वर्ष की। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा एक और चीज आपसे पूछा जाता है, वो ये है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है।
है? चलिए सभी लोग बताइए और अभी बताइए क्या होगा आंसर। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए जल्दी से, अभी आप सबको बताना है और करना है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो देखिए, जिस प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु हो गई 25 वर्ष, उसी प्रकार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होता है 30 वर्ष, 30 इयर्स। याद रखिएगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होती है 30 वर्ष। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह आपको दिया गया है। देखो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस है, इज नाइट्रोजन गैस हवा से भारी है, हवा से हल्की है, हवा के बराबर है या फिर सभी असत्य हैं? जो नाइट्रोजन गैस है वह कैसी है? क्या होगा आंसर? सभी को करना और बताना है कि नाइट्रोजन गैस जो है यह कैसी है। सबको आंसर करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी लोग जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत दिनों बाद, करीब करीब 2 दिन बाद मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं 1 बजे। तो सभी को आंसर करना और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये दिया गया है यहाँ पे कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर गोवा? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है देखो आपका गोवा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी गोवा। जो गोवा है यह भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? वेयर डज द मुंडा ट्राइब लिव? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? जो मुंडा जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और करिए जल्दी से कि जो मुंडा जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? मुंडा जनजाति जो है कहाँ पे रहती है? तो जो मुंडा जनजाति है यह निवास करती है झारखंड में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी झारखंड। मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? तो यह निवास करती है झारखंड में। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, रबी फसलें के मौसम में उगाई जाती हैं? रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सीजन ऑफ? गर्मी, वर्षा, सर्दी या फिर बसंत? जो रबी फसलें हैं यह किस मौसम में उगाई जाती हैं? किस मौसम में जो है रबी फसलें उगती हैं? क्या होगा आंसर? तो जो रबी फसलें हैं यह उगाई जाती हैं देखो सर्दी के मौसम में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी सर्दी, कोल्ड। ठीक है, विंटर सीजन में। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है। देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपसे किया गया है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? विच कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव अ सिंगल वोल्केनो? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए वह महाद्वीप जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है वह महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। और याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है, यह है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया? आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं? निम्नलिखित में से किस फसल में जो है उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फसल है जिसका उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे नहीं आता है? क्या होगा आंसर? तो देखिए वह फसल है आपका चावल। जो चावल है इसका उत्पादन यूपी में नहीं होता है। ठीक है, इसका उत्पादन कहां पे होता है? तो इसका उत्पादन होता है, नोट कर लो आप सब, सबसे अधिक जो उत्पादन है चावल का वह होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और बाकी जो ये आलू है ये भी सबसे अधिक यूपी में ही उत्पादित होता है। जो गन्ना है ये भी सबसे अधिक यूपी में ही होता है और जो गेहूं है ये भी सबसे अधिक यूपी में ही होता है। 3-3 यहां से क्वेश्चन बन गए आपके, तो सबको ध्यान में रखिएगा। आलू सबसे अधिक यूपी में ही होगा, गन्ना भी यूपी में और गेहूं भी यूपी में, और बाकी जो चावल है, चावल कहां पे? तो ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल में। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे यहां पे किया गया है। देखो क्या क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहां पे मिला हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? आगे जो आपका लिखा हुआ है 1857।
बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो विद्रोह हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था देखो लॉर्ड कैनिंग। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है यह उस समय गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। याद रखिएगा जो 1857 का विद्रोह है कहां से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था, नोट कर लिया होगा आप सबने। इसके साथ साथ और याद रखिएगा कि इसे जो है 1857 के विद्रोह के अलावा सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। इसको जो है सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ यहां पे आपको एक और चीज नोट कर लेनी होगी, ये है आपका कि ये स्वतंत्रता का पहला आंदोलन है। ठीक है, स्वतंत्रता का पहला आंदोलन अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा वो है 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता का पहला आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहां पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। देखो यहां पे अगला सवाल यहां पे है आपका कि पास्कल इकाई है। पास्कल इज द यूनिट, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। जो पास्कल है यह किसकी इकाई है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहां पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जो पास्कल है यह देखो इकाई है दाब की, प्रेशर की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी दाब प्रेशर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहां पे, यह आपको दिया गया है देखो कि वर्तमान में भारतीय सैनिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडिया सिटीजंस हैव एट प्रेजेंट? 6, 7, 8 या फिर 9। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहां पे करना है और बताना है कि वर्तमान समय में जो भारतीय नागरिक है उनको कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए जल्दी से करेंगे तो लगभग सबको पता होगा वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार है कितना है, तो ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है आपका, यह आपको दिया गया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है। यह क्वेश्चन है आपका कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर वेफर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर उदरपातन, सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो है आपको यहां पे बताना है। चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है इसको उदरोपातन के नाम से जाना जाता है। इसको जो है सब्लिमेटेशन के नाम से जाना जाता है, सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो, अगला सवाल जो है ये आपसे किया गया है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? गैलीलियो, जेलबेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। किसके द्वारा जो है सौर प्रणाली की खोज की गई? जो सौर प्रणाली की खोज है ये किसने की है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो सौर प्रणाली की खोज है किसने की है? तो यह की गई है देखो कोपरनिकस के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कोपरनिकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, यह है आपका कि एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ एशिया? सऊदी अरब, ताइवान, तुर्की या फिर जापान। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कौन है जो कि एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहां पे। तो एशिया का प्रवेश द्वार जो है यह कहा जाता है देखो टर्की को, तुर्की को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी टर्की, तुर्की। जो टर्की है इसको एशिया का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहां पे दिया गया है देखो, अगला सवाल है आपका, यह क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो। किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है टेलीस्कोप की खोज की गई? कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की है? क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन आर्मी में और सभी को करना है और जल्दी से बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो टेलीस्कोप की जो खोज है यह की गई है गैलीलियो के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी गैलीलियो। जो गैलीलियो है इनके द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 1930, 1928, 1925 या फिर 1919। जो साइमन कमीशन है इसका आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया था? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे
कि जो साइमन कमीशन है यह भारत किस वर्ष आया। तो जो साइमन कमीशन है यह भारत आया है देखो 1928 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 1928। ठीक है, एक चीज यहां पे याद रखिएगा, पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया। पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया। तो साइमन कमीशन का जो सबसे अधिक विरोध है यह किया गया था देखो आपका लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया है, तो लाला लाजपत राय जी ने किया है। ठीक, क्लियर रखिएगा, यहां पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहां पे दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका यहां पे, क्या क्वेश्चन है आपका कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन मेरठ 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या फिर 3 जुलाई 1857 को। मेरठ में जो विद्रोह है यह कब प्रारंभ हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहां पे करना है। तो चलिए बताइए जल्दी से कि मेरठ में जो विद्रोह है यह कब प्रारंभ हुआ था, ये जो है कब शुरू हुआ था। तो मेरठ का जो विद्रोह है यह शुरू हुआ था देखो 10 मई 1857 को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 10 मई 1857 हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहां पे दिया गया है, क्वेश्चन है आपका चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। क्रैक्ड ग्लास अपीयर्स टू बी स्प्रैंकिंग, किसकी वजह से, स्पार्कलिंग किसकी वजह से प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो चटका हुआ कांच है यह चटकीला किस वजह से प्रतीत होता है, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे। चटका हुआ कांच जो है वो चटकीला क्यों दिखाई देता है। तो चटका हुआ कांच जो चटकीला है इसका दिखने का कारण है देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो कि हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। हरा थोथा और हरा कशिश इज द कॉमन नेम ऑफ विच केमिकल सब्सटेंस, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। जो हरा थोथा या फिर हरा कशिश है यह किस पदार्थ का प्रचलित नाम है, किस रासायनिक पदार्थ का। तो देखो हरा थोथा या फिर हरा कशिश ये जो है प्रचलित नाम है आपका फेरस सल्फेट का। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट है इसका प्रचलित नाम है हरा थोथा या हरा कशिश। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया आपसे कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। विच रिवर इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या कोसी। कौन सी ऐसी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए बांग्लादेश में जो पद्मा है यह बोला जाता है गंगा नदी को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी गंगा। जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको बांग्लादेश में याद रखिएगा जमुना के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना बोलते हैं, गंगा नदी को क्या बोलते हैं, तो गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे करना है। चलिए बताइए जल्दी से, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है वह गैस है ऑक्सीजन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। which one of the following terms is not mentioned in the Indian Constitution, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में जो है किस पद का उल्लेख नहीं है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे करना है। चलिए बताइए जल्दी से कि जो भारतीय संविधान है उसमें किस पद का उल्लेख नहीं है, क्या होगा राइट आंसर। चलिए सबको को करना है और जल्दी से बताना है। तो जो भारतीय संविधान है इसमें जिस पद का उल्लेख नहीं है वो पद है देखो आपका उप प्रधानमंत्री का। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री का पद है यह भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 25 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। जो टॉप 25 क्वेश्चंस थे वो आपके हो चुके हैं। आप सब अपना स्कोर जरूर शेयर करना।
कि टोटल 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। उसके साथ साथ जो आज का आपका होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर बता देंगे, जो आपको आज का होमवर्क मिला हुआ है। तो चलिए अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यही पेंट करते हैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी आज शाम 7 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।